हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, और इससे पूरे वीडियो में जातिवाद और संप्रदायवाद के बारे में हमने पढ़ा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद में बहुत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, क्योंकि हम अभ्यस्त हो चुके थे ब्रिटिश शासन काल में संसदात्मक शासन प्रणाली के। तो जो कुछ कमियां ब्रिटिश शासन काल में संसदात्मक प्रणाली में रह गई थी, उनको दूर करते हुए भारत ने एक भारत अखंड भारत बना रहे, ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। उसके लिए अनेक प्रावधान है वो किए गए थे, लेकिन फिर भी समस्याएं सामने आती रही। लेकिन फिर भी आज भी हमारा जो देश है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है। तो कौन सी चुनौतियों का सामना भारत ने किया और उसका समाधान किस तरह से किया, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रवाद के बारे में। भारत ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पूर्व अनेक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और उसी कारण बार बार विदेशी सत्ता है उससे आक्रांत रहा, और विदेशी सत्ता के जो गुलामी का दंश है वो झेलता रहा। तो संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले यह प्रयास किया कि किस तरह से भारत को पुनः कोई देश है वो गुलाम न बना ले, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो भारत में इस तरह के संविधान में प्रावधान कर दिए गए थे कि हमारा देश है वो विविधता में एकता बनी रहे और अनेकता में एकता बनी रहे, क्योंकि भारत है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी इसके क्षेत्र अलग अलग है। कहीं बहुत अधिक पानी है, कहीं पहाड़ है, कहीं समतल मैदान है, कहीं मरुस्थल है, कहीं नदियां हैं। तो इस तरह से अनेक भौगोलिक विशेषताओं के साथ एक भारत अखंड भारत बना हुआ है, और इस एक भारत अखंड भारत को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसमें से क्षेत्रवाद एक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्षेत्रवाद है क्या। नाम से ही आप इसको समझ सकते हो। क्षेत्रवाद यानी अपने क्षेत्र के प्रति एक अलग विचारधारा। अब यहाँ क्षेत्र से मतलब पूरा भारत राज्य नहीं है, यहाँ क्षेत्र से मतलब है एक अलग विशेष भाग, क्योंकि भारत में है अनेक राज्यों का एक संघ बना हुआ है भारत। अमेरिका जैसी स्थिति नहीं है, भारत की स्थिति है वो एकता में अनेकता की है, यानी एक केंद्र सरकार के नेतृत्व में अनेक राज्य हैं, केंद्र प्रशासित प्रदेश है, उनकी स्थानीय स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक की व्यवस्थाएं की गई है। क्षेत्रवाद है संघ या राज्य की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष या प्रांत से अधिक लगाव होना, यानी वो राष्ट्रहित के बारे में न सोचकर एक छोटे से क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। जैसे पंजाब है वो अलग से पंजाबी भाषा को मान्यता दिलाना चाहता है, अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न की हुई है, वो सिख धर्म को अपना फैलाव करना चाहता है, या असम के लोग हैं उनको अपने क्षेत्र से लगाव है, और असम वासियों को यूँ लगता है कि जो राजस्थान से आए हुए मारवाड़ी है वो उनके अधिक से अधिक व्यापार पर है, वो अपना एकाधिकार कर रहे हैं और उनके प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से नक्सलवादी है वो ये कहते हैं कि ये क्षेत्र हमारा है। इस तरह से अपने अपने क्षेत्र के प्रति लगाव है वो प्रकट करना, और उसे राष्ट्रीय हित से सर्वोपरि क्षेत्र हित समझना। क्षेत्रवाद का उद्देश्य क्या रहता है? अपने संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति। अब क्षेत्रवाद की समस्या क्यों उत्पन्न हुई, उसके कारणों के बारे में हम जानेंगे। क्षेत्रवाद के कारण है प्राकृतिक प्रदत्त भिन्नताएं एवं असमानताएं, क्योंकि भारत है वो प्राकृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से विभिन्नता में एकता लिए हुए देश है। यहाँ कहीं एक तरफ हिमालय जैसा पर्वत है तो दूसरी तरफ राजस्थान में अथाह फैला हुआ मरुस्थल है, कहीं पंजाब में 5 नदियां बह रही है, और जैसे राजस्थान का चूरू जिला ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक भी नदी नहीं है। इस तरह की अनेक विभिन्नताएं लिए हुए हैं। उन विभिन्नताओं के कारण जो प्राकृतिक स्रोत है वो कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। कहीं बहुत अधिक उद्योग धंधे, बहुत अधिक फैक्ट्रीज लगी हुई है, जैसे गुजरात है वो औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है, लेकिन राजस्थान का जो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र है
वहाँ लोगों की आजीविका के साधन कम पाए जाते हैं। तो इस तरह की असमानताओं के कारण क्षेत्रवाद की भावना पनपती है कि हमारे क्षेत्र विशेष के प्रति सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे उनका विकास हो। इस कारण क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। प्रशासन द्वारा संसाधनों के समान वितरण का अभाव या प्रशासनिक भेदभाव, क्योंकि कई बार होता है प्रशासनिक निर्णय इस तरह से लिए जाते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के विधायक है वो अधिक सक्रिय होकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर लेते हैं, उनके लिए अनेक योजनाएं अपने क्षेत्र में लेकर जाते हैं और कई क्षेत्र है वो उन योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित हो जाते हैं। इस कारण भी क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। केंद्रीय निवेश व विकास संबंधी भिन्नता, केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही अनेक योजनाएं हैं वो किसी क्षेत्र विशेष को अधिक लाभ देती है और किसी क्षेत्र विशेष को वंचित कर देती है। इस कारण भी क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारण, कई क्षेत्रों में जब उनकी रियासतें थी, देशी रियासतें थी, तो उनको बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे, बहुत सारी शक्तियां उनके पास थी, तो बार बार उन्हें ये लगता है जैसे राजस्थान की बहुत सारी रियासतें ऐसी है वो बहुत अधिक संपन्न थी और उन व्यक्तियों के जो उस समय के वहाँ राजा थे, जो देशी रियासत के मालिक थे, जो जमींदार थे, उनके पास अधिक पावर होने के कारण बार बार वो असंतुष्टि जाहिर करते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से उनके क्षेत्र को या उनको है उतने अधिकार उनके पास नहीं रहे हैं। तो ऐतिहासिक कारण भी है और राजनीतिक कारण भी होते हैं कि कई एक विशेष क्षेत्र के व्यक्तियों को विशेष लाभ और विशेष जाति और विशेष भाषा के व्यक्तियों को विशेष लाभ दिया जाता है। इस कारण भी क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। सांस्कृतिक विभिन्नताएं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि हर 10 किलोमीटर के बाद में हमारी रीति रिवाज और परंपराएं बदल जाती है, हमारी बोली बदल जाती है। हालांकि पूरे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन अनेक प्रकार की बोलियां और भाषाएं बोली जाती है और सभी उसको राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए आतुर रहते हैं। तो ये जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, इस कारण भी क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे अगर आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाए तो वहाँ की संस्कृति और भाषा में इतनी विभिन्नता है, कई बार के व्यक्तियों को यूँ लगता है कि जैसे वो किसी दूसरे देश में या फॉरेन कंट्री में चले गए हो, इतना अधिक अंतर है। तो सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण भी क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। भाषाई विविधता से भी क्षेत्रवाद की भावना को बल मिलता है। हालांकि संविधान में 18 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है, लेकिन बार बार अनेक भाषाओं की मान्यता की मांग उठती रहती है। जैसे राजस्थानी भाषा के लिए बार बार मांग उठाई जाती है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दी जाए। तो भाषावाद भी इसका बड़ा कारण होता है और भाषा के आधार पर एक बार राज्यों का पुनर्गठन किया भी जा चुका है। तो और फिर भी अनेक बार ऐसे भाषा के आधार पर, जैसे पंजाब है वो पंजाबी भाषा के आधार पर अपने आप को अलग से भारत से अलग समझकर एक अलग राज्य घोषित करना चाहता है और वो भारत से अलग होना चाहता है। उसे ये लगता है कि वो भारत के साथ रहकर उसका विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। इस कारण भी क्षेत्रवाद की भावना को बल मिलता है। अब ये तो रहे कारण क्षेत्रवाद के, तो इस क्षेत्रवाद की भावना पनपने के कारण राष्ट्र को कौन कौन से दुष्परिणाम देखने पड़ते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। पहला है देश की अखंडता को चुनौती। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि जब तक देश एक है तो विदेशी ताकतें या अन्य पड़ोसी देश है वो भारत पर अपनी टेढ़ी नजर नहीं कर सकते। अगर भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था जैसा स्वतंत्रता से पूर्व था, तो इस पर अनेक विदेशी ताकतों ने शासन किया, आर्थिक शोषण किया और मानवीय शोषण भी हुआ था। भारत का बहुत अधिक लंबे समय तक पराधीनता का दंश झेला था। तो सबसे बड़ी जो चुनौती हो जाती है क्षेत्रवाद की भावना के कारण अखंडता बनाए रखने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। कि जैसा नक्सलवादी अपना अलग राज्य घोषित कर रहे हैं, पंजाब है वो अलग राज्य घोषित कर रहे हैं, कश्मीर वाले कश्मीर को अलग से मान्यता दिलाना चाहते हैं। इस तरह से भारत की अखंडता को चुनौती मिलती है। नए राज्यों की मांग क्षेत्रवाद के आधार पर, कि कई बार क्या होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे जो बड़े राज्य हैं उनके कुछ क्षेत्र है वो एकदम अलग थलग पड़ जाते हैं। जैसे राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है और जो उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड जो वर्तमान में नया राज्य बन गया है उसका जो
विदर्भ क्षेत्र था, वहां पर बार बार ये कहा जाता कि इतने अधिक प्राकृतिक स्रोतों से संपन्न होते हुए भी पहाड़ी एरिया होने के कारण और नदियां बीच में आने के कारण उनका ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाता है, तो वो अलग राज्य की मांग करते हैं। और इस आधार पर 3 नए राज्य भी बने थे, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड में। तो इनको अलग बनाया गया था ताकि इनका विकास किया जा सके। तो इस तरह से नए राज्य गठित करने की मांग है वो बार बार उठती रहती है। अगला है क्षेत्रीय राजनीतिक एवं क्षेत्रीय दलों का प्राबल्य। अब क्षेत्र के आधार पर क्षेत्र विशेष के दल है, जैसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, तेलुगु देशम के जो तृणमूल कांग्रेस है, इस तरह के क्षेत्रीय दल है वो कई बार राष्ट्रीय दलों से अधिक शक्तिशाली बनकर उभरते हैं। और ये क्षेत्रीय दल जब अधिक वोट प्राप्त करके, अधिक सीटें प्राप्त करके सत्ता में आ जाते हैं तो वहां भी वे राष्ट्रहित के आधार पर क्षेत्र हित को महत्ता देते हैं। तो इस कारण भी बहुत अधिक परेशानी होती है और गठबंधन की सरकारें बनती है और गठबंधन की सरकारें प्राय स्थिर नहीं होती और देश का विकास नहीं हो पाता। राष्ट्रीय कानूनों व आदेशों को चुनौती, क्षेत्रवाद की भावना बलवती होने के कारण जो राष्ट्रहित में निर्णय लिए जाते हैं उनको बार बार इन क्षेत्रीय दलों के द्वारा चुनौती दी जाती है और आदेशों का उल्लंघन भी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश की साख है वो अच्छी नहीं रहती, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो अपने क्षेत्र विशेष के मुद्दे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाते हैं और वहां पर ऐसी बातें उठाई जाती है कि भारत के फला क्षेत्र में, जैसे कश्मीर का मुद्दा बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया, पंजाब का मुद्दा उठाया गया कि वहाँ मानवीय अधिकारों के उल्लंघन के एवज में भी वो मुद्दे उठा लिए जाते हैं और देश की साख खराब होती है। अब ये थी क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम। इन दुष्परिणामों को हटाने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कारण में ही समाधान शामिल होता है। तो जो कारण है वहीं से हमें समाधान निकालने हैं। पहला समस्या का समाधान है संतुलित राष्ट्रीय नीति का निर्माण। जब भी कभी नेशनल पॉलिसी का निर्माण किया जाता है तो बिल्कुल संतुलित होनी चाहिए। उसमें पूरे भारत देश को पूरे सभी राज्यों को 28 जो राज्य हैं, 7 जो केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, सबको एक मानते हुए उनके सभी के विकास के लिए जिस क्षेत्र की जो समस्या है उसका समाधान करते हुए एक नीति का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे सभी संतुष्ट हो। अगला है राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचे का विकास। जिस राज्य में जो संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग करते हुए उस राज्य का विकास किस तरह से किया जाए उसके लिए पूरा का पूरा एक आधारभूत ढांचा है वो विकसित किया जाना बहुत जरूरी है। तो अगर क्षेत्र का विकास होता है तो समस्या नहीं रहती है। विकास के विशेष कार्यक्रमों को परियोजनाओं के रूप में प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि हालांकि भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं हैं वो लागू कर रखी है उस क्षेत्र विशेष को विकास करने के लिए। तो ऐसी विकास परियोजनाएं सरकार द्वारा समय समय पर लानी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, यानी जहां अधिकतर अकाल पड़ता है, सूखा होता रहता है, उस क्षेत्र विशेष के विकास के लिए किस तरह के कार्यक्रम, किस तरह की योजना बननी चाहिए वो परियोजना के रूप में आते हैं। जैसे प्राय कंपटीशन एग्जाम में इनके फुल फॉर्म पूछी जाती है। जैसे इसका है DPAP यानी डेजर्ट पॉसिबिलिटी एरिया प्रोग्राम और मरु विकास कार्यक्रम यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं और इस तरह की योजनाएं जब बनेगी उस क्षेत्र विशेष को विकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि जहां नदियों की बहुलता है वो वाला प्लान है, जहां मरुस्थल अधिक है वहां लागू नहीं किया जा सकता। तो उस क्षेत्र विशेष की समस्या देखकर अगर प्लान बनाया जाए तब भी क्षेत्रवाद की समस्या से निपटारा किया जा सकता है। प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन, क्योंकि जितने बड़े राज्य होते हैं तो उस बड़े राज्य के पूरे एरिया पर जो योजनाएं आती है, जो प्रशासन किया जाता है, तो उनका पूरा विकास नहीं हो पाता। तो ये बार बार कहा जाता है कि प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक भिन्नता को एकीकरण की ताकत बनाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में
छात्रों को आदान प्रदान किया जाए और किसी नृत्य कला को, किसी लोक संस्कृति की बात को, इस तरह के लोक लुभावन जो हमारे गीत है उनका जो मंडली है उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे, जिससे यूं लगे कि जैसे कोई दक्षिण भारत है वो उत्तर भारत में आ गया है, या उत्तर भारत की परंपराएं वो दक्षिण भारत में चली गई है। तो इस तरह के अगर कार्यक्रम आयोजित होंगे तो ये सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं वो भी एकता में प्रदर्शित होगी और वो हमारी ताकत बनेगी। भाषाई विविधता का सम्मान, मैंने पहले बताया, हर 10 किलोमीटर के बाद बोली बदलती है, हर राज्य की अपनी भाषा है। जैसे राजस्थान की भाषा मारवाड़ी है, आसामियों की आसामीज है, और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। इस तरह से अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती है उन सभी भाषाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और रही बात कि प्राय परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लिए कहा जाता है कि जैसे जो दक्षिण भारत के बच्चे हैं वो तो अंग्रेजी के पेपर है जो अंग्रेजी माध्यम में होते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत वालों के लिए ये एक समस्या है। तो हर भाषा जो क्षेत्र विशेष की बहुलता से बोली जाने वाली भाषा है उसमें इस तरह से की परीक्षाएं हैं वो आयोजित करें, तो ये जो क्षेत्रवाद के साथ भाषा की जो समस्या है उसका भी समाधान होगा। तो आपने जाना क्षेत्रवाद क्या है, कारण, दुष्परिणाम और उसके समाधान के उपाय। और साथ आप हिंदी साहित्य में क्षेत्रवाद का जब निबंध आता है तो 20 से लिख सकते हैं। पॉलिटिकल में, राजनीति विज्ञान में आपको एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, उस बड़े प्रश्न का, निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिखते समय ध्यान रखें, सबसे पहले परिभाषा दें, कंसेप्ट समझाएं, उसका उद्देश्य बताएं, कारण बताएं, दुष्परिणाम बताएं और समाधान के उपाय, और उसके बाद निष्कर्ष। तो इस तरह से अगर आप प्रश्नों के उत्तर तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आपके नंबर अच्छे आते हैं। तो घर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।